वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, शुरू से ही इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे, वो सदा ही अपने मैटर के बारे में जानकारी लेते रहते थे। उनकी बहुत जिज्ञासा थी, तो उन्होंने शुरू से ही सोचते रहे। तो उनके मन में शुरू से ही आइडिया और डिविजिबिलिटी चलता रहा कि जो मैटर होता है किससे बना होता है, मैटर किससे बना होता है। इस आइडिया की शुरुआत आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग 500 वर्ष बीसी पूर्व, यानी लगभग आज से 2700 वर्ष पहले शुरुआत हो चुकी थी। हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनाड, उन्होंने बताया जैसे हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते रहेंगे वो आगे डिवाइड होता रहेगा, और डिवाइड करते रहेंगे डिवाइड होता रहेगा, लेकिन लास्ट में जाके छोटा छोटा होने पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां उसको आगे तोड़ पाना संभव नहीं होगा। कि अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, अगर हम किसी मैटर को तोड़ते रहें, पदार्थ को तोड़ें, वो टूटता रहेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, जो स्टेज पर टूटना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इस प्रकार का आइडिया स्टार्टिंग से ही दे दिया था। उस प्रकार के पदार्थों को जो आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन्होंने इस पदार्थ को नाम परमाणु दिया था, उसका नाम परमाणु दे रखा था। अनदर इंडियन, एक अन्य भारतीय फिलोसफर थे जिनका नाम था पकुदा कत्यामा, जिन्होंने बताया कि ये पार्टिकल नॉर्मली क्या होते हैं, कंबाइन रहते हैं, दूसरे पार्टिकल से कंबाइन रहते हैं, एंड दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड स्टेट, विच क्या होता है, ये दूसरे साथ कंबाइन रहते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत प्रकार के मैटर देते हैं, जिससे अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। इसी समय के आसपास ग्रीस के जो फिलोसफर थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने बताया कि अगर डिवाइडिंग मैटर को हम, उन्होंने भी सेम बात कही, किसी डिवाइडिंग मैटर को हम डिवाइड करते रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां इसको डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। मीन्स हमारे इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीस फिलोसफर जो शुरू से ही मैटर के बारे में सोचते थे, उनका आइडिया लगभग दोनों का सेम ही था कि पदार्थ को बांटने पर एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जहां पर वो बंटना बंद हो जाएगा। डेमोक्रिटस ने इस प्रकार के इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम का नाम दिया। एटम एक शब्द है जिसका ग्रीस भाषा में शब्द होता है अनडिविजिबल, जिसको आगे से और आगे डिवाइड ना किया जा सके। तो ऑल दिस वाज बेस्ड अपॉन द फिलोसफर कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये सब विचार प्रस्तुत किए गए थे, इन पे कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था, ये जस्ट एक आइडिया थे, उनकी थिंकिंग थी। जो उसके बाद ये 18वीं शताब्दी में इसको विचार को आगे डिस्कस किया जाने लगा, इसको महत्वपूर्ण रूप से ले लिया जाने लगा। 18वीं जो सेंचुरी थी, 18वीं सेंचुरी के अंत तक लोगों को इंटरेस्ट पहचानने लगे कि एलिमेंट कंपाउंड जो होते हैं, नेचुरली जो एलिमेंट हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में लोगों का, साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बनने लग गया। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट विचार जो है एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए और अपने नए नए विचार बनाने पर अपना काम करना शुरू कर दिया। ऐसे एक वैज्ञानिक थे एंटोनी ल्यूजर ने एक केमिकल साइंटिस्ट एस्टैब्लिश बाय टू इंपॉर्टेंट लॉ कॉम्बिनेशन, इन्होंने दो लॉ दिए। इन्होंने एंटोनी ल्यूजर ने दो प्रकार के केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम दिए। दो लॉ कौन से थे वो देखिए। ये दो एक्सपेरिमेंट किन्होंने किए थे, लेवोजियर एंड प्राउस्ट। अधिकतर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। जो पहले विचार थे वो सिर्फ थियोरेटिकल थे, यानी इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए दो साइंटिस्ट जिन्होंने लेवोजियर एंड जे.एल. प्राउस्ट ने इन पर एक्सपेरिमेंट किया, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने इसके पर दो नियम बनाए। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, उनके नियम का नाम दिया पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस कंजर्वेशन नियम के अनुसार क्या होता है, आइए हम देखते हैं। मान लीजिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं।
हम दो सेट रखते हैं केमिकल के, जिसमें एक्स कैटेगरी है और वाई कैटेगरी की है। मान लीजिए एक में एक्स कैटेगरी में कॉपर सल्फेट है, दूसरे में सोडियम कार्बोनेट है। दूसरी जो नंबर है उसमें एक्स कैटेगरी में बेरियम क्लोराइड है और वाई कैटेगरी में सोडियम सल्फेट है। जो तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है लेड नाइट्रेट हो सकता है एक्स कैटेगरी में, और वाई कैटेगरी में सोडियम क्लोराइड है। इसमें हम कोई भी लेते हैं पेयर लेते हैं, पर पेयर सेपरेटली 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ सब्सटेंस इज लिस्टेड अंडर एक्स। एक्स में से जो भी कोई सब्सटेंस ले लो कॉम्बिनेशन में, किसी कॉम्बिनेशन का उसका 5% सोल्यूशन बनाना है, यानी जो एक्स में केमिकल है उसका 5% सोल्यूशन बनाना है। और उसके y के 10 ml में क्या करना है, सॉल्यूशन में उसको घोल देना है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, उसको जो है उसके उसमें घोल देना है। अब देखिए हमने बना लिया, टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में किसी भी वाई का सैंपल जो कॉम्बिनेशन में है उसका डालना है। कितना 10 ml डालना है, ठीक है, 10 ml डालना है। और सॉल्यूशन एक्स का जो है सॉल्यूशन है वो एक छोटी सी ट्यूब में रखना है और फ्लास्क को अच्छी तरह से कॉर्क से बंद कर देना, ताकि किसी प्रकार की गैस अंदर ना आ सके और ना जा सके। आइए अब क्या करते हैं, इस फ्लास्क को तेज़ी से लाते हैं। तेज़ी से लाने पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा एक्स का वो वाई में मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमने क्या करना है, इसका वेट कर लेना है। जो फ्लास्क है, इग्निशन ट्यूब है, जो सॉल्यूशन है, इसका वेट नोट कर लेना है। ये स्टार्टिंग वेट होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ट्यूब को अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा एक्स का वो वाई में मिल जाएगा। गैस भी बनेगी, केमिकल रिएक्शन भी होंगे। उसके बाद हम इसको वेट करेंगे और नोट करेंगे। वेट करने पर हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि जो वेट फ्लास्क का शुरू में था वही वेट जो मास होता है फ्लास्क का वही रहता है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार तो मास जो शुरू में था उतना ही मास बाद में था, तो ना तो मास बन सकता है ना ही नष्ट हो सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होता है एटम्स का मास होता है, ना तो बनता है ना ही वो नष्ट होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। ये पहला नियम था। स्टूडेंट्स, जो दूसरा नियम इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे जो है वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और उसके अनुसार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार जितने कंपाउंड बनते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में पाए जाते हैं। लेवोजियर ने अपने साइंटिस्ट साथ नोट किया कि कंपाउंड, हमारे जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। और इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं से भी लिया जाए, उसका जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो में ही पाए जाते हैं। आइए एक अच्छे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। फिर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल H2O का निर्माण करते हैं, जो जल होता है, वाटर होता है। देखिए, वाटर कहीं से भी लिया जाए, चाहे सॉलिड हो, चाहे बर्फ़ के रूप में हो सॉलिड में, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस के रूप में हो, भाप के रूप में हो, वाटर का फार्मूला हमेशा H2O ही रहता है। कहने का मतलब है, जब दो एटम होंगे हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम ऑक्सीजन का होगा, तब जाकर एक जल का मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। आइए देखिए, तो इसमें जो है हाइड्रोजन का भार कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। दोनों काटेंगे, लास्ट में क्या बन जाएगा 1/8। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1/8 रेशो में पाए जाते हैं। यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। यदि 2 ग्राम है
2 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी हमारे को 16 ग्राम। इसी रेशो से हम हाइड्रोजन H2O वाटर के मॉलिक्यूल का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने देखा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर कितने ग्राम ये मिलाते हैं, 9 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है जो किसी भी कंपाउंड में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका रेशो हमेशा फिक्स होता है। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट हो कंपाउंड के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं वो उनका रेशो हमेशा फिक्स होता है। इसी प्रकार से अमोनिया में जो होता है, अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम से मिलता है जो 14:3 में पाए जाते हैं। जहाँ से मर्जी सोर्स हो अमोनिया का, इसका रेशो हमेशा सेम रहेगा। इसका फार्मूला होता है NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। इन दोनों एग्जाम्पल्स से ये सिद्ध होता है क्या, इन केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास, कि केमिकल सब्सटेंस में जो इसके एलिमेंट्स होते हैं हमेशा फिक्स्ड रेशो में ही होते हैं। उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज। इस लॉज को प्रूव करने के लिए इनको एक एप्रिशिएट एक्सप्लेनेशन देनी थी, सूटेबल रीज़न देने थे। इसके लिए जो है हेल्प करी ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डॉल्टन ने अपनी थ्योरी इन चीज़ों के आधार पर बनाई। बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर के आधार पर अपनी इन्होंने थ्योरी बनाई। उन्होंने इसी नियम के आधार पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के मिलाकर अपना ही उन्होंने एक आइडियाज़ पेश किए। उन्होंने क्या कहा, डॉल्टन ने क्या कहा, द आइडियल डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, क्या कि जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं उनका नाम उन्होंने क्या दिया, एटम नाम दिया। कि कोई भी मैटर होता है वो आगे बांटने पर बांटते लास्ट स्टेज ऐसी आती है जब वो बंटना बंद हो जाता है, उसको हम एटम कहते हैं। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर आर एटम। Dalton's atom theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion। जो लॉज इन्होंने बनाए थे इनको सही दिशा दी जॉन डॉल्टन ने अपनी थ्योरी बनाकर दिया। अब जॉन डॉल्टन थ्योरी क्या कहती है, एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी दैट ऑल मैटर वेदर इट इज एलिमेंट, हमारे आसपास जितने पदार्थ है चाहे वो एलिमेंट है या कंपाउंड है और चाहे मिक्सचर हो, वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम एटम कहते हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी स्टेट्स, जो प्रतिपादित सिद्धांत इसके जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, हमारे जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें आगे बांटा नहीं जा सकता। इन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं एटम्स। नाउ एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। ये जो एटम कैसे होते हैं, इंडिविजिबल, इन्हें आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। सो एटम they cannot be created or destroyed in a chemical reactions. Atoms are individual particle which cannot be created or destroyed in a chemical reactions. जो तीसरा सिद्धांत है इनका जो कहता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, उनका मास कैसा होगा, एक जैसा, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि कोई भी मैटर ले लेते हैं तो उसके क्या मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनकी जो केमिकल कॉम्बिनेशन सही एक जैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल
जैसे हम कॉपर लेते हैं, तांबा, उसके अंदर जितने भी एटम पाएंगे कॉपर के ही पाए जाएंगे। तो इनके जो क्या होंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके मास होंगे वो हमेशा एक समान ही होंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस में जितने भी एटम्स होंगे इसके अंदर O2 होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे वो O होंगे, ये ऑक्सीजन एटम जो होंगे O से बनते आगे, ठीक है। इनके जो क्या होगा, इनका मास एक समान होगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी एक समान ही होंगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक ही मैटर के जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान मास होता है इनका और प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। नेक्स्ट, एटम डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट एलिमेंट्स से मान लीजिए एक तरफ हमने कॉपर ले लिया, और दूसरी तरफ हमने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। तो जिसके एटम होंगे और इसके एटम की तुलना करें तो इनका मास भी अलग होगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? बिकॉज दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट मैटर्स। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compound। किसी कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं कंबाइन होते हैं, उनका जो रेशो होता है वो हमेशा नंबर्स में होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी जो नंबर होल नंबर होता है, पूरा नंबर होता है, कभी डेसिमल में नहीं होता। 1.3 ऐसा नहीं होता कि 1.4 लिख दो, नहीं, 1 में होगा या 2 में होगा, यानी वो नंबर पूरे नंबर में ही होगा। इसका रेशो जो होगा, रेशो पूरे नंबर में ही होगा, जो नंबर होगा वो पूरा होगा। एटम कंबाइंस इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये मैंने आपको बता दिया है। द रिलेटिव नंबर एट काइंड्स ऑफ एटम्स कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ये भी पहले बता दिया गया, जो पहले इन्होंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, इनको बता दिया, इन्होंने इसी बात को दोहराया है। द रिलेटिव मास एंड काइंड्स ऑफ एटम इन कांस्टेंट आर गिवन कंपाउंड, किसी भी दिए गए कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स होते हैं वो फिक्स ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है H2O में बताया था एग्जाम्पल। अब हमारे दिमाग में आता है एटम क्या होते हैं, एटम कैसे होते हैं। कुछ हमारी विचारधारा आती है, मन में एक क्वेश्चन उठता है। जैसे आपने देखा होगा कोई मिस्त्री होता है, कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसकी दीवारों किससे बनाता है, ईंटों से बनाता है, ईंटों से, यानी ईंटें क्या होगी, इसकी बेसिक यूनिट्स होती हैं। इसी प्रकार जो चींटी होती है वो अपना बिल होता है, एंट हिल बनाती है, कैसे बनाती है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से मिलकर बनाती है। इसी प्रकार जो मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर ही बनते होते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं उनको कौन बनाता है, एटम बनाते हैं, इसलिए ये मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर आर एटम्स। आइए अब सोचिए एटम का आकार कितना होता है। एटम का आकार बहुत छोटा होता है, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन द एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। जितना हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे जाके बहुत इसका आकार बहुत छोटा होता है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड मेक ए लेयर ऑफ वैल्यू थिक एज शीट ऑफ पेपर। एक पेपर की पतली सी शीट होती है, उसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स पाए जाते हैं। एटम जो होता है, एटम को मापा जाता है, जो एटम का साइज होता है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 मीटर इज 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पर थोड़ा गलत दे रखा है, 9 की पावर प्लस बता रखा, 10 की पावर प्लस 9 बता रखा है, जबकि होता है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ये ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर ये यहाँ पर है 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया। सो कंबाइंड एयर
इसमें हमने क्या देखा है कि जो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। इसी प्रकार अलग अलग साइज दे रखे हैं। इसमें हाइड्रोजन का साइज कितना होता है 10⁻10 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻9 मीटर। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड का छोटा पार्टिकल 10⁻4 मीटर। एंट होती है 10⁻3 और एक एप्पल होता है 10⁻1 मीटर के बराबर। अप्रोक्सीमेट इनके साइज बता रखे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से देखते हैं एटम्स होते हैं बहुत छोटे साइज में होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी सेल्स होती हैं, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है लेक्चर्स में, जो सेल्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। उन सेल्स में भी लाखों करोड़ों एटम पाए जाते हैं। तो आप सोचिए इनका आकार कितना छोटा होता होगा। एक शीट दिखा रखी है सिलिकॉन की, जो आगे पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया गया है। ये शीट दिखा रखी, सरफेस ऑफ सिलिकॉन दिखा रखा है, इमेज बना रखी है ऐसे। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इन एटम्स को जो है दर्शाया कैसे जाता है, दिखाया कैसे जाता है, इसके बारे में अलग अलग इतिहास है जो आइए डिस्कस करते हैं। डाल्टन वाज द फर्स्ट, सबसे पहले इस बारे में सोचा है डाल्टन ने। डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स के लिए एक सिंबल होना चाहिए ताकि हम अपने फार्मूलेस को आराम से लिख सकें और याद कर सकें और आगे अप्लाई कर सकें। व्हेन ही यूज द सिंबल स्टार्टिंग, जब उसने सिंबल यूज़ किया तो उन्होंने एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट कि इससे क्या अलग जो दिखाई दे, इसकी मात्रा भी अलग दिखाई दे। सो 1 एटम ऑफ एलिमेंट्स, उन्होंने क्या माना 1 एटम ऑफ एलिमेंट दिखाने की कोशिश करी। ब्रिजलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द, आइए देखिए इससे पहले देखते हैं डाल्टन कैसे बनाया था। हाइड्रोजन का स्टार्टिंग में ये कॉम्बिनेशन था, जो हाइड्रोजन का स्टार्टिंग में ये कॉम्बिनेशन था। फास्फोरस को ऐसे दिखाते थे, कॉपर को ऐसे दिखाते थे, गोल्ड को ऐसे, कार्बन को ऐसे स्टार्टिंग में दिखाते थे, लेकिन अब इसका कोई यूज़ नहीं रहा। तो उसके बाद बिजलिस आए, उन्होंने क्या बताया कि जितने एलिमेंट्स का नाम होना चाहिए 1 या 2 लेटर पर उनके एलिमेंट्स के नाम पर ही होने चाहिए। जब नाम इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस, स्टार्टिंग में एलिमेंट्स के नाम किस आधार पर रखे गए, उस स्थान के नाम पर आधार पर रखे गए जहाँ से वो पाए गए। उदाहरण के लिए कॉपर जो तांबा जिसे हम कहते हैं, कॉपर का जो है कॉपर वाज टेकन फ्रॉम द साइप्रस स्पेस था, स्थान था जहाँ से इसकी खोज की गई। द नेम्स वर टेकन फ्रॉम द सम नेम्स पर टेकन फ्रॉम द स्पेशियस कलर, कुछ एलिमेंट्स के कलर विशेष प्रकार के कलर थे, उनके आधार पर उनका नाम रखा गया। जैसे कि गोल्ड का नाम वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, इंग्लिश वर्ड गोल्ड से लिया गया। गोल्ड का मतलब क्या था, पीलापन, क्योंकि इसकी धातु जी पीले रंग की होती, चमक पीले रंग की होती थी। आजकल एक संस्था काम कर रही है IUPAC, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म भी पेपरों में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको इसका नाम पूरा याद भी होना चाहिए। IUPAC मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है एलिमेंट्स के नाम बताने में सहायता करती है, विच अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स बताने में और उनके यूनिट्स बताने में जो होती है निगरानी रखती है। अगर कोई चेंज करना हो तो वो चेंज करती है। मैनी ऑफ सिंबल्स ऑफ द फर्स्ट नेम और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका जो 1 या 2 लेटर्स के नाम पे रखा गया है। एग्जाम्पल, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। यहाँ पर क्या होता है, जो पहला लेटर जो होता है सिंबल का पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है, और जो सेकेंड लेटर होता है इट इज़ रिटन एज ए स्मॉल लेटर इन लोअर केस। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है, H है, एक ही अक्षर है, इसलिए जो कैपिटल H में लिखा जाता है।
जबकि एल्युमिनियम का Al बनता है तो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, जो दूसरा अक्षर होता है स्मॉल। तो इट इज़ Al, A कैपिटल L इज स्मॉल, नोट द Al, A कैपिटल L भी कैपिटल, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट ये काटा हो जाएगा, इसको एक्चुअली ये वाला ठीक माना जाएगा। इसी प्रकार कोबाल्ट का पहला अक्षर CO होता है तो पहला अक्षर बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और छोटा होगा स्मॉल साइज होगा। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स देखा है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर। तो अलग अलग तरीके थे इनके नाम लेने के लिए। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन का Cl होता है, जिंक का Zn होता है। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका लैटिन नाम से लिया गया है। उदाहरण के लिए आयरन, आयरन का जो नाम क्या है, लैटिन नाम क्या है, फेरम। क्या नाम है, फेरम, Fe, इसलिए इसका सिंबल बन गया Fe। सोडियम का नाम क्या है, नेट्रियम, इसका बन गया Na। और पोटाशियम का नाम क्या है, कैलियम, इसका नाम K रख दिया गया। इस प्रकार से एक एलिमेंट का अपना नाम और यूनिक सिंबल होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक एलिमेंट्स का एक अपना सिंबल होता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट के सिंबल दे रखे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba। इसी प्रकार बहुत सारे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये आगे हमारे जहाँ जहाँ साइंस का पढ़ाई करेंगे वहाँ आगे हमारे बहुत काम आएगी। तो स्टूडेंट्स इन सिंबल्स को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। अलग अलग सिंबल्स जो बता रखा है मैंने, जिंक का Zn है, जितने भी इन सबको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक मास। स्टूडेंट्स, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज द एटॉमिक मास। डाल्टन ने जब बात करी तो उन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बात करी। उनके अनुसार क्या था, प्रत्येक एलिमेंट का एक डिफरेंट अपना ही एटॉमिक मास होता है। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल, साइंटिस्ट वर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। डाल्टन की थ्योरी ने इतने से जो साइंटिस्ट इतने इम्प्रेस हुए, इतना बढ़िया उनको अच्छा लगा कि उन्होंने एटम का साइज मापने की पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़। एक मैटर में एटम को देखना ही मुश्किल है, तो इसका वेट करना कितना मुश्किल होगा, ये इम्पॉसिबल ही है, लगभग बहुत इम्पॉसिबल ही है। अब तक तो आज की डेट में तो इम्पॉसिबल है कि इसका जो वेट करना। तो स्टूडेंट्स, सिंस डिटरमाइनिंग मास ऑफ इंडिविजुअल एटम इज़ लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। जो एक एटम का इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास मापना बहुत मुश्किल काम है स्टूडेंट्स। कारण मैंने आपको बता दिया, इसका साइज ही बहुत स्मॉल है, एक को ढूंढना मुश्किल है, उसके बाद इसका वेट निकालना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मास की बजाय रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव मास एटॉमिक मास निकालते हैं डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म, कि कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं, उसी के आधार पर हम जो है एलिमेंट्स का रिलेटिव मास निकालते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं कैसे। मान लीजिए एग्जांपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कैसे बनती है, बाय द एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। वन एटम ऑफ कार्बन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ऑब्जर्व किया गया दैट 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विद द 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 3 ग्राम कार्बन होती है, वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तब जाकर क्या होता है, कार्बन CO मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इन द अदर वर्ड हम कह सकते हैं कार्बन कंबाइंस विद द 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। सो
वी कैन डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, शुरू में हम इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम AMU, जिसे हम बाद में AMU कहते थे, AMU मतलब एटॉमिक मास था। बाद में जो IUPAC है इन्होंने रिकमेंड करा तो उसको सीधा U लिखा जाए, यूनिफाइड मास। अब इनको यूनिफाइड मास U लिखा जाता है। इज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये कार्बन के एक एटम के मास के बराबर है। देन वुड असाइन कार्बन डेट एटॉमिक मास ऑफ 1U, कार्बन को जो एटॉमिक मास है 1U रखा गया है। ऑक्सीजन का ऐसे एटॉमिक मास 1.33 AU रखा गया है। हाउ इट मोर कन्वीनियंट टू हैव दिस नंबर्स एज वोल नंबर नियर टू वोल नंबर पॉसिबल, इनको कोशिश रखा जाता है पूरे नंबर में रखा जाता है। वाई सर्चिंग द रिसर्च के दौरान ये रखा गया जेट एटॉमिक मास यूनिट थी, साइंटिस्ट ने क्या रखा, 1/16 ग्राम 1/16 ग्राम ऑफ मास ऑफ एन एटम नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो नेचुरली पाई जाती है उसका 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम को यूनिट माना गया। अब ऑक्सीजन को क्यों लिया गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन इसलिए गया, जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करती है और कंपाउंड बनाती है। इट रिएक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दूसरा रीज़न क्या था, एटॉमिक मास यूनिट गेव द मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट एज ए होल नंबर, इस प्रकार से जो एटॉमिक मास बनाते हैं वो अधिकतर का होल नंबर ही देती है। लेकिन 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप, उन्होंने ऑक्सीजन की जगह कार्बन 12 आइसोटोप को चुना, उन्हें स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया एटॉमिक मास के लिए। तब क्या उन्होंने कहा, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को किससे माना गया, एटॉमिक मास यूनिट वाज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास, यानी स्टूडेंट्स एक कार्बन है, कार्बन का एक एटम का जितना मास है उसका 12वां हिस्सा, एक 12वें हिस्से को क्या माना गया, एक यूनिट माना गया। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट के अनुसार ही अन्य जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास माना गया। आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक फ्रूट सेलर्स है, सेलिंग द फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, एक फ्रूट सेलर है उसके पास किसी प्रकार का वेट नहीं है। देन ही टुक्स ए वाटरमेलन, सेज दैट दिस हैज़ ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स, जो उसकी जो यूनिट है वो 12 है, यानी यहाँ पर कार्बन को तरबूज माना गया है, इसके 12 हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से को क्या माना गया है, यूनिट माना गया है, यानी 1/12 जो मास है उसको यूनिट माना गया है। He is selling relative to the mass of the one piece of watermelon. Now he sells fruit by relative fruit mass unit. तो वह अपने फ्रूट्स को मास यूनिट के अनुसार ही बेचता रहता है। इसी प्रकार जो अन्य एलिमेंट्स के जो मास होते हैं वो कार्बन यूनिट के अनुसार ही निकलते हैं, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन के अनुसार ही चलते रहते हैं, के बनाए जाते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास चीज़ दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का 1 माना एटॉमिक मास है जिसे U कहते हैं यूनिट, 1 यूनिट, कार्बन की 12 यूनिट है, नाइट्रोजन की 14 यूनिट, ऑक्सीजन की 16 यूनिट, सोडियम की 23, मैग्नीशियम की 24 यूनिट, सल्फर की 32, क्लोरीन की 35.5, कैल्शियम की 40। ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं स्टूडेंट, इसको भी नोट करना है, ये आगे जाकर आपके काम आएंगे, स्टडीज़ में, हाई स्टडीज़ में जरूर काम आएंगे। अब प्रश्न उठता है जितने भी एटम्स है ये कैसे और कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एटम से ही मिलकर बनते हैं। मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते, किसी अन्य एटम के साथ कंबाइन रूप में पाए जाते हैं। These molecules are long ions aggregated in large number to form the matter. ये सारे एटम मिलकर एक मैटर निर्माण करते हैं जिसे हम देख सकते हैं
महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इन जनरल इज ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है? डेट आर केमिकली बाउंडेड बाय टूगेदर, टाइटली हेल्ड टूगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मान लीजिए ये सी है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम है। ये आपस में कैसे हैं? बाउंडेड टूगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपस में बंधे हुए हैं। इस प्रकार से दो या दो से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से क्या बनता है? एक एटम, एक या दो एटम्स, दो या दो से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल है, किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का वह छोटा छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और वो इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रूप में पाया जाता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टूगेदर मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हम कहते हैं एटम्स, दो या दो से अधिक एटम, चाहे सेम एलिमेंट की हो चाहे डिफरेंट हो, वो मिलकर एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। Molecules of the elements. Molecules of elements are constituted by the types of atoms. जितनी मॉलिक्यूल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि उसमें किस प्रकार के एटम पाए जाते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, उसके अंदर सेम टाइप के एटम्स पाए जाएंगे। इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐसे, अब स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सारी कैसी है? इनर्ट गैसें हैं, ये किसी रिएक्ट नहीं करती। इसमें जो एटम्स होते हैं सेम टाइप ऑफ पाए जाते हैं। जैसे हीलियम में जो एटम्स होंगे सारे हीलियम के ही होंगे, ऑर्गन में सारे ऑर्गन के होंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे आर इनर्ट, ये किसी दूसरे जो होते हैं एटम से इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। दैट्स वाई दे आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन ऐसा हर बारी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ऐसा नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, इसमें कितने होते हैं? दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। हैंस क्योंकि इसके दो एटम्स हैं इसलिए इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, रिटन एज O2। अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल 3 बन जाए तब ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तब जाकर क्या बन जाएगा? ओजोन बन जाएगा। तब इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? O3। इस प्रकार से देखते हैं एटम्स की संख्या बदलने के साथ जो होता है कंपाउंड भी बदल जाता है। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटोमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो उसकी एटोमिसिटी होती है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी टू विद द अदर एटम्स। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की O2 है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2। ये अन्य 2 मॉलिक्यूल एटम के साथ जुड़ सकता है, तब जाकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। Metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of very large and indefinite number of atoms together। हमारे मेटल्स होती हैं, बहुत सारे अन्य एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर, जैसे कि कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एटम। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए चेक करते हैं एटोमिसिटी ऑफ नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल जैसे ऑर्गन है, मोनोटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक यानी सिंगल एटम पाया जाता है इनमें। ऑक्सीजन डायटोमिक, हाइड्रोजन डायटोमिक, इन 2 एटम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन डायटोमिक है, क्लोरीन भी डायटोमिक है। फॉस्फोरस में टेट्रा 4 होते हैं, सल्फर में 4 से ज़्यादा होते हैं। तो
इससे अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बनते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, तब जाकर उसका ये कंपाउंड बनाते हैं। एक एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कंबाइनिंग एलिमेंट कौन से हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन। रेशो किस मास से, जो रेशो बाय मास, इनका रेशो बाय मास कितना है 1/8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाकर 9 ग्राम पानी का निर्माण होगा। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन से, रेशो बाय मास 14/3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किससे बनती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, रेशो कितना होता है, रेशो बाय मास कितना है इसका 3/8। व्हाट इज एन आयन, स्टूडेंट्स आयन क्या होता है। स्टूडेंट जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपने कंबाइन करते हैं तो उनमें 4 स्पीसीज आ जाती है। इन 4 स्पीसीज को ही आयंस कहते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग ऑफ मेटल, वह कंपाउंड जिनमें मेटल और नॉन मेटल होता है, उनमें फिर स्पीसीज, उनकी स्पीसीज चार्ज हो जाती है। दिस 4 स्पीसीज नोन एज द आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, Na में जो है प्लस का चार्ज है 1 और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज स्पीसीज होगी, इन्हें हम एनायन कहते हैं। दोनों को समूह रूप से ही एनायन कहते हैं। द आयंस में भी कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज, इसमें एक एटम सिंगल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स में भी चार्ज्ड, लेकिन टोटल नेट चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है। द आयन में भी नेगेटिवली चार्ज, जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड द एनायन, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं। और दोनों को समूह रूप से आयन कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया व्हाट इज आयन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल इकट्ठे होते हैं और उनकी स्पीशीज चार्ज होती है। तो 4 स्पीशीज, ये देखो स्पीशीज चार्ज हो गई है, Na पर प्लस चार्ज आ गया और Cl यानी क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम कैटायन कहते हैं 4 स्पीशीज को, और जो 4 स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज है उसे एनायन कहते हैं। दोनों को जो कॉमन नेम है उसे आयंस कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा, NaCl का एग्जाम्पल ले लिया। Na यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, और Cl क्या है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। ये तो बात थी एक सिंगल चार्ज एटम्स की। अगर यही ग्रुप ऑफ एटम हो, यहाँ पर जो एटम्स का ग्रुप हो जिनमें की चार्ज हो, ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम को जिनमें चार्ज होता है उन्हें हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक आयन, एटॉमिक की सीरीज जिसपे जो चार्ज आ रही है। फॉर एग्जांपल देखिए कैल्शियम ऑक्साइड किससे बनती है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से, जिसका रेशियो बाय मास कितना 5/2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO4, मैग्नीशियम और सल्फर की है 3/4, और सोडियम क्लोराइड में Na और Cl, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव एटम होते हैं अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए, अगर सिंगल एटम हो तो वो आयंस कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज, जब बहुत सारे ग्रुप्स में एटम इकट्ठे हो जाते हैं उन पर जो चार्ज आता है उसे हम, इस प्रकार के ग्रुप ऑफ एटम को हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है केमिकल फार्मूला इनका हम कैसे लिखेंगे। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपाउंड कंपोजिशन, कि किसी केमिकल में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड है एक मॉलिक्यूल है, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, C है, और 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है ऑक्सीजन के, एक एटम है कार्बन का, दोनों मिलकर क्या बन गया,
इस प्रकार से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार NaCl है, NaCl है, इसमें ये जो फार्मूला बताता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, Na और Cl है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बताता है किस रेशो में है, ये इसको बताया जाता है। जैसे सोडियम का आयन क्या है, 1 है, और क्लोरीन का आयन 1 है। इस प्रकार से जो इसको रेशो बताता है। सो केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजिली ऑन द बेसिस ऑफ द सिंबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सिंबल। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जब को पहले बताया था, हमें जितने भी केमिकल्स होते हैं उनके सिंबल्स और कंबाइनिंग कैपेसिटी हमेशा याद रखनी चाहिए। ये हमेशा हमें को काम आएगी, क्योंकि जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो इन सिंबल्स के बिना जब तक हमें याद नहीं होंगे तब तक ये हमारे को दिक्कत आती रहेगी। तो सबसे पहले हमें याद होने चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं पड़ने की हमारी है। आइए, तो हमें एक तो सिंबल्स याद होना चाहिए, दूसरा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है कि एक एलिमेंट एक समय में कितने अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एट इट्स वैलेंसी। किसी एटम की वो किसके साथ कंबाइन हो सकता है, उसकी वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड द हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन ऑफ द एटम ऑफ द अनदर एटम इन ए केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी बताती है, ठीक है, किसी एलिमेंट की कि वे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो किस प्रकार का केमिकल फार्मूला बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनाएगा। द वैलेंसी ऑफ एटम कैन बी अंडरस्टैंड। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल्स है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे 2 हाथ हैं, तो हम एक समय में कितने पकड़ सकते हैं, एक समय में कितने व्यक्ति को पकड़ सकते हैं हाथों से, 2। तो हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 2। इसी प्रकार ऑक्टोपस है, उसके मान लो 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसकी कितनी कैपेसिटीज होती है, तो इसकी कैपेसिटी वैलेंसी कितनी होगी, 8, और इसकी कितनी होगी, 2। अब मान लो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बींग्सों को साथ अटैचमेंट बना सकता है, अगर आप कल्पना करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 8। ह्यूमन कितने होते हैं, 2, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, जो ऑक्टोपस है 4 ह्यूमन बींग्स के साथ, भुजाओं के साथ ये अटैचमेंट कर सकता है। तो ऑक्टोपस कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 8, और ऑक्सीजन कितनी होगी, 2। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं एग्जांपल, किस प्रकार से फार्मूला हम बना सकते हैं। आइए नेम ऑफ सिंबल्स ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट से देखते हैं। सोडियम का Na+ होता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 1। ये मेटल है। और नॉन मेटल एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन, इसकी कंबाइनिंग कितनी होगी, 1, क्योंकि यहाँ पर +1 है। इसी प्रकार पोटाशियम की +1 है, एक का है सिंगल, सिल्वर मेटल की सिंगल है, कॉपर की सिंगल है। नॉन मेटल सिंगल वाले कौन से है, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल है, अमोनियम पर NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का NO3-। तो इस प्रकार से सिंबल्स बता रखे हैं, अलग सिंबल्स है स्टूडेंट, इनको हमको याद करना पड़ेगा, तभी हम आगे फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें जब हम केमिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं किसी कंपाउंड का, हमें इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिनमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट रूल है, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल्स क्या है, द वैलेंसी ऑफ चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। मतलब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl है, तो NaCl पर प्लस कितना है, Na पर कितना है, प्लस, Cl पर नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, नेट जो होगा चार्ज वो क्या होगा, 0। एक मॉलिक्यूल में जो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0, यानी जितना प्लस का चार्ज है उतना ही नेगेटिव माइनस का होना चाहिए, और टोटल बिल्कुल भी 0 ही होने चाहिए। द वैलेंसीज ऑफ चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड, मींस शुड बी इक्वल्स। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जब कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो सिंबॉलिक मेटल इज रिटन फर्स्ट। जो मेटल होती है, जो मेटल का पार्ट होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है।
जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या चीज़ है, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो पहला हिस्सा क्या है मेटल, तो इसको मेटल को Ca लिखा जाएगा, O बाद में लिखा जाएगा। सोडियम क्लोराइड में Na मेटल है, Na पहले लिखा गया है, Cl बाद में लिखा गया है जो कि नॉन मेटल है। आयरन सल्फाइड FeS में आयरन मेटल है, पहले लिखा गया। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें मेटल को हमेशा पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। तो ये रूल नंबर 2 है जिसमें कि ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल कंबाइन कर रहे हैं तो मेटल को पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। उसके बाद आता है इन कंपाउंड, जब कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयंस बन रही हों तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड, पॉली एटॉमिक आयन बन रही हो तब उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है उसे ब्रैकेट में इंक्लोजिंग द फार्मूला इन द ब्रैकेट, उनको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। द नंबर ऑफ आयन इनसाइड द ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल MgOH पर दो नेगेटिव आयन बन रहे हैं तो इसको जो आयन बन रहे हैं इस ग्रुप्स ऑफ एटम पर तो इसको 2 पे लिखा जाएगा। इन केस नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज 1, जब दोनों जगह 1 1 है तो ब्रैकेट का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल Na पे क्या है, एक ही है, OH पर एक ही है, तो दोनों को बराबर हैं, ठीक है। इन केस नंबर पॉलीटम इज 1, दोनों पे 1 1 है तो इसमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम डायरेक्ट ही NaOH लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये थे रूल, इंपॉर्टेंट रूल, जब केमिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं तो हमें रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। Formula of simple compounds, the simplest compound that which are made of 2 different elements are called binary compounds। वह कंपाउंड जिनमें केवल 2 होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन द टेबल, पीछे टेबल में बताई गई है। यू कैन यूज टू राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। आप फार्मूला बनाने के लिए, कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए देखिए कैसे बनाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जब भी हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं वी राइट द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन देयर वैलेंसीज, हमने इसकी क्या होती है वैलेंसीज को लिखना पड़ता है नीचे। वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। देखिए कैसे बनते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मान लो किसी का लिखना है HCl का निकला है तो हाइड्रोजन और Cl दोनों को अलग अलग कर दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है और क्लोरीन कितनी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन्हें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों का 1 1 आएगा तो बन जाएगा HCl। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड का H का और S, सल्फाइड है, हाइड्रोजन कैपेसिटी कितनी होती है 2 होती है, सल्फाइड की कितनी होती है 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, दोबारा ध्यान देंगे। सबसे पहले सिंबल्स का नाम लिखना है, नीचे उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखनी है, कितनी वैलेंसी हाइड्रोजन की और सल्फर की। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी 1, सल्फर की 2 थी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या आएगा H के पास H इंटू 2 बन जाएगा, S के साथ 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, हमने C लिख दिया और यहाँ पर Cl लिख दिया। कार्बन का पानी की कैपेसिटी कितनी होती है 4 होती है और Cl की 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या बन जाएगा C का 1 बन जाएगा C, फिर Cl का बन जाएगा C4, तो बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। स्टूडेंट पर सिंपल फार्मूले में वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं जो मैं समझाया था आपको स्टार्टिंग में, उसी के नियम के आधार पर ही हमारा जो है फार्मूला बनते हैं। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सिंबल ऑफ कैटायन Mg इज फर्स्ट। मैंने बताया जैसा कि जो मेटल्स होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, मैग्नीशियम को फर्स्ट लिखा जाता है, उसके बाद सिंबल ऑफ एनायन Cl। आइए उनका चार्ज कैसे निकलता है। मैग्नीशियम Mg है, इधर हो गया Cl, Mg कैपेसिटी कितनी है 2 प्लस और क्लोरीन कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा Mg 1 हो गया, Cl
2। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया, यहाँ पर ड्राइव कर लिया गया है। इस प्रकार से हमने ये सिंपल जो है बाइनरीज के फार्मूला डिवाइड कर लिया। इस प्रकार से हमने क्या देखा, इन मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर 2 क्लोराइड आयंस फॉर ईच मैग्नीशियम। प्रत्येक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोराइड आयंस होते हैं। देखिए प्रत्येक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोराइड आयंस होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस भी होंगे यहाँ पर। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल यानी 0 हो जाएगा, मस्ट बी न्यूट्रल। इस प्रकार से जो फार्मूलेज हैं जो मैंने बताए थे आपको ऊपर के नियम, वो सभी के सभी इसमें फॉलो हो रहे हैं। इसी प्रकार अन्य एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं तो कैसे कैसे चल रहा है इसमें। एक हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, बहुत बड़ी एग्जांपल है, फार्मूला फॉर अमोनियम ऑक्साइड। अमोनियम की बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, +3, ऑक्सीजन कितनी है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2NO3 तो बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। आइए देख लेते हैं कैसे बनता है। एल्युमिनियम की कितनी है, +3, ऑक्सीजन की -2, कंबाइन करने पर Al2NO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार फार्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैसे बनता है। C की वैलेंसी कितनी होती है, +2, मेटल है इसलिए पहले आया है, ऑक्सीजन नॉन मेटल बाद में आया, यहाँ पर -1। दोनों को काटने पर क्या हो गया, अगर कटते हैं तो काट सकते हैं हम इनको, आपस में कटते हैं तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटते फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों कटने पर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी क्या बन गया, CaO भी 1 हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया इसका फार्मूला। इस प्रकार से इसका फार्मूला बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट का बन जाएगा फार्मूला, सोडियम और नाइट्रेट NaNO3। देखिए Na पर कितना चार्ज है, +1, कितना चार्ज है, +1, NO3 पर कितना है, -1, कट गए दोनों, तो कितना आ जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार के स्टूडेंट इसका फार्मूला बन गया है। फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बहुत बढ़िया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में C होता है, मेटल फर्स्ट आया है, +2 चार्ज आयन है, OH का नेगेटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो बन जाएगा Ca, क्योंकि OH किस में आ रहा है, ग्रुप ऑफ आयंस है। देखो दोनों ग्रुप ऑफ आयंस है, ये भी एटम है, ये एटम अलग है, तो ये पॉलीएटॉमिक बन गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो चार्ज होगा वो ब्रैकेट में आएगा, OH2 ब्रैकेट बार। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बन गया। इसे हमें ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए हमें नहीं लिखना बल्कि इस ढंग से लिखना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है, क्योंकि ये आयनिक ग्रुप पॉलीएटॉमिक आयनिक मॉलिक्यूल है। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं, देयर आर 2 एटम ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के हैं। देखिए इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर 1 to 2 हो जाएगा, हाइड्रो 1 to 2, तो दोनों 2 हो जाएंगे। प्रत्येक कैल्शियम के लिए 2 ही ऑक्सीजन के, 2 ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का डिस्कस करेंगे। Na सोडियम क्या होता है, मैंने बताया था पहले, +1 कैल्शियम, ये CaCO3 का -1, ये कटते नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2CO3, Na2CO3 बन गया। In the above experiment, brackets are not needed because there only one ion is present. यहाँ पर 1 आयन प्रेजेंट है, इसलिए कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है।
फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, NH4 पर कितना होता है 1, SO4 का -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बन जाएगा NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। इस प्रकार से हम कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा हमने, बाय यूजिंग द लॉज वी कैन मेक इजली द फार्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। द concept can be extended to calculate molecular mass. The molecular mass of substance is the sum of atoms of masses of all atom present in a molecule of substance. एक जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है। एक मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से मिलकर बनता है। जब इन एटमों के मास को जोड़ दिया जाए, जब इनके एटम मास को जोड़ दिया जाए तो मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास बनाता है। इसी को द्वारा बताया गया, समझेंगे ध्यान से। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटम, सम ऑफ द एटम, जिसमें एटम पाए जाते हैं मॉलिक्यूल में, उनका जोड़ एटॉमिक मासेस का, ठीक है, उसको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स, यू के डिस्क में किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पर, तो देखिए, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कि वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दूसरा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो H किसका है, वाटर का। वाटर फार्मूला क्या होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, एटम 2, तो 2 गुना 1, 2 एटम है और एक का मास कितना है 2, तो इसका 2 हो गया। जमा करना है, ऑक्सीजन का एक ही है 16, 16 और 2 18, 18 यूनिट बन गया। ये देखिए इस प्रकार से निकाल दिया गया। इसी प्रकार मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का निकालना है, HNO3, H कितना है 1, तो H का 1 होता है। नाइट्रोजन भी कितना 1 है, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और 3 हो गए तो 48 बन जाएगा। तो 48 यहाँ जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 63U, U मतलब यूनिट। इस प्रकार से हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का निकाला है, HNO3 निकाला है। इसी प्रकार अदर्स के हम निकाल सकते हैं। अगला है फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन प्रेजेंट इन द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है जिसमें कि एटम्स है, उनके सम्स को, एटम के जो मासेस है उनके सम्स को हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। लेकिन डिफरेंस क्या है, आप ध्यान देंगे, जो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास में क्या है, फर्क है। देखिए, we use the formula word unit for the those substance whose constituent particles are ions। वे ग्रुप ऑफ उस मॉलिक्यूल करते हैं जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कैसे होते हैं, चार्ज्ड आयंस होते हैं। आयनिक मतलब आयनिक मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के लिए डिस्कस द फार्मूला यूनिट इज NaCl। तो फार्मूला यूनिट मास कितना होगा, सोडियम का 1 होता है, सोडियम जो एटम कितना है 1 है, और क्लोरीन कितना 1, तो सोडियम का 1 का कितना होता है 23, तो 1 गुना 23 आ जाएगा। और क्लोरीन कितना होता है 35.5 यूनिट, तो 1 है यहाँ पर, 1 × 35.5 दोनों जोड़ने पर बन जाएगा 58.5 यूनिट बन गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फार्मूला मास यूनिट। क्यों, क्योंकि दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। तो ये डिफरेंस है, फार्मूला मास यूनिट किसमें यूज किया होता है, आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एटम्स कैसे होते हैं, उनके चार्ज होते हैं, एटम्स स्पीशीज चार्ज स्पीशीज होती है इनके पास।